हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन, बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ क्या है इकोनॉमी में। ए मेजर डेवलपमेंट डिवेट्स फ्रॉम द 1940 टू द 1960 concerned balanced growth versus unbalanced growth. Some of the debates was semantic, as the meaning of balance can vary from the abrupt requirement that all sectors grow simultaneously and at the same rate to the more simple player that same attention be given to all major sector, industrial, agriculture and sector services. In contrast, A.O. Hirschman developed the idea of unbalanced investment to complex existing imbalance. A broad choice of development strategy between Ranger Nurk's theories of balanced growth, BG means balanced growth, and A.O. Hirschman theory of unbalanced growth. The doctrine of BG means balanced growth theory, is based on the economic rationale for a big push theory. आपने big push theory पढ़ी थी, आप उसके ऊपर बेस है ये। इस टॉपिक में बैलेंस थ्योरी क्या है, उसके क्या फैक्टर्स है, अनबैलेंस थ्योरी है उसके क्या फैक्टर्स है। जैसे कि अनबैलेंस थ्योरी तो है हिचमैन ने अब डेवलप की थी अनबैलेंस थ्योरी ग्रोथ थ्योरी को, और जबकि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी है। ठीक है, अब बात करें अपन आगे, जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी थी वो रेंगर न्यूरकिस ने दी थी। अब हम बात करें आगे, वाई कॉन्ट्रास्ट UG इज बेस्ड ऑन द UG मीन्स अनडेवलप्ड ग्रोथ। ठीक है, ऑन द हाइपोथेसिस दैट ए बिग पुश और ए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स is not feasible, so the best way to stimulate development in LDCs is deliberately create an imbalance. The issue is yet to be resolved, so there are two opposite issues on development strategy. The origin of the idea of balanced growth can be traced back on to the 200 years old say law of market. लॉ का जो मार्केट शेयर उस पर बेस था बैलेंस थ्योरी, उसके आधार पर ट्रैक पे लाया गया था। 2 साल पहले ट्रैक पे आया था ये, जो लॉ ट्रैक पे आया था लॉ ऑफ मार्केट था सेज का। तो जो आइडिया था उस बैलेंस ग्रोथ का, उसके ओरिजिन है ये उसका। Every increase in production, if distributed in the correct proportion among the factor of production on the basis of their respective contribution to society output, creates its own demand. जो लॉ का जो से का लॉ कहता है, जो होती है सप्लाई इट्स क्रिएट ऑन डिमांड, उसके बेस पर है ये। और से मेड एन इनसाइटफुल एनालिसिस दैट ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्रिएट्स डिमांड अलॉन्ग विद सप्लाई। ठीक है, जो डिमांड होती है वो सप्लाई के साथ साथ में अपनी एनालिसिस के आधार पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्रिएट डिमांड्स अलॉन्ग विद सप्लाई के साथ ही उनकी डिमांड होती है। J.S. Mill added 1848 that while production creates specific supplies and investment creates specific productive capacities, the income they generate creates general demand which then it distributed over many goods. J.S. मिल ने 1948 में कहा था कि जो प्रोडक्शन होता है क्रिएट स्पेसिफिक सप्लाई, जो प्रोडक्शन होता है वो एक विशिष्ट सप्लाई को उसका निर्माण करता है, क्रिएट्स करता है। एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्टिव अपनी जो कैपेसिटीज़ है उनको क्रिएट करता है।
और इनकम दे जनरेट क्रिएट जनरल डिमांड, और इनकम होती है वो क्रिएट करता है जनरल डिमांड को क्रिएट करती है। एंड देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैनी गुड्स, तो इस तरीके से कई वस्तुओं पर जिसको मांग बनाता है उसको जो इनकम को कई चीज़ वस्तुओं पर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस हाइपोथेसिस हैज़ एन इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन if the structure of additional productive capacities is too match the structure of additional demand, investment would have to proceed simultaneously in the various sector of the economy and industries in the same proportion in which the consumers decide to allow the expenditure of their additional income among the outputs of those sector and industries। जो ये हाइपोथेसिस है ये एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है अपना जो क्रिएट्स सप्लाई इट्स क्रिएट्स ऑन डिमांड, कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और सप्लाई होती है प्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्शन सप्लाई को क्रिएट करता है, और इनकम होती है वो डिमांड को क्रिएट करती है। इस तरीके से जो आपने हाइपोथेसिस है ये एक इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है। और इस इम्प्लीकेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटीज मैच टू द स्ट्रक्चर ऑफ एडिशनल डिमांड। जो हमारी एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, अगर हमने एडिशनल डिमांड को जो स्ट्रक्चर एडिशनल जो स्ट्रक्चर था एडिशनल डिमांड का जो स्ट्रक्चर उसको मैच किया, इन्वेस्टमेंट वुड हैव टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली इन द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाद में इंक्रीज बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली इकोनॉमी में बढ़ने लग जाएगा, और इंडस्ट्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, और इंडस्ट्रीज में सेम प्रोपोर्शन के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन विच द कंज्यूमर डिसाइड टू अलाउ टू एक्सपेंडिचर ऑफ देयर एडिशनल इनकम अमंग द आउटपुट टू दिस सेक्टर इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, कंज्यूमर जो अपनी उसकी इनकम है उसको एक्सपेंडिचर करने लगेगा, एडिशनल इनकम होगी उसको, और इनसे जो इन सेक्टर में और जो इंडस्ट्रीज है और आउटपुट है इन इंडस्ट्रीज में उस पर वो खर्च करने लग जाएगा अपनी इनकम को। दिस implies a faster growth of sectors and industries which produce goods having high income elasticity of demand and simultaneous but slower growth of industries production good having low income elasticities of demand. This is the essence of balanced growth। और इस तरीके से जब वो बात की थी, जो अपन ने जो हाइपोथेसिस थी वो इम्प्लीकेशन किया, तो उससे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट पहले तो जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट था वो साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हुआ, फिर इनकम जो एडिशनल इनकम थी कंज्यूमर की वो एक्सपेंड हुई इन सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और अदर सेक्टर में। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ग्रोथ होगी सेक्टर की और इंडस्ट्रीज़ की वो इंक्रीज होगी, उसमें डेवलपमेंट आएगा। हैविंग देखो क्या कहता है, फास्टर ग्रोथ ऑफ सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स हैविंग हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इससे क्या जो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होगी और साथ में जो कि गुड्स की जो प्रोड्यूसिंग होगी उसके साथ में जो हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड साइमल्टेनियसली, तो उससे क्या इनकम की जो हाई इलास्टिसिटी है इनकम की वो प्रोड्यूस जो अपन गुड करेंगे वस्तुओं का उत्पादन होगा वो उससे क्या इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर के फास्टर ग्रोथ करेंगे। वट स्लोअर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन हैविंग लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हमारा इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो अगर वो स्लोअर ग्रोथ से है तो मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनकम की वो भी स्लो रहेगी, लो रहेगी। तो इससे अपन दिस इज द एसेंस ऑफ बैलेंस ग्रोथ, ये इस बैलेंस ऑफ ग्रोथ का एसेंस है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ग्रोथ का एसेंस क्या है, इनकम अगर प्रोडक्टिविटी का डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, अगर हमारे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है वो अगर उसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज है तेज बढ़ रही है हाई है तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी हाई रहेगी। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी की जो हाई नहीं है तो इसका मतलब है इनकम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनकम की वो लो रहेगी। तो इससे ही इन लोगों ने इसमें इसको क्या कहा है, बैलेंस एसेंस ऑफ बैलेंस ग्रोथ कहा है। डिफरेंस अब बात करें हम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म बैलेंस ग्रोथ।
बैलेंस ग्रोथ के इंटरप्रिटेशन की बात करें अपन, देखो द सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल टू ए वाइड रेंज ऑफ ए डिफरेंट इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ बाय इट्स एडवोकेट। जो सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन होगा कैपिटल टू वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस इंडस्ट्रीज, तो उसको ही इन लोगों ने क्या है बैलेंस ग्रोथ कहा है। कैपिटल का इम्प्लीकेशन होगा सिंक्रोनाइज, चेंज होती रहेगी कैपिटल उसको ही, और उसको बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ में कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल का वाइड रेंज अगर एप्लीकेशन होगा, सिंक्रोनाइज एप्लीकेशन होगा, तो उसे अपन बैलेंस ग्रोथ कहा गया है इन लोगों ने। द टर्म बैलेंस ग्रोथ इज यूज ए डिफरेंट सेंस। पॉल Rothstein-Rodin, one of the original proponents of the doctrine, had in mind the scale of investment necessary to overcome individualities on both the supply and demand side of the development process। तो बैलेंस ग्रोथ के जो फेवर में थे वो थे रोसेनस्टीन-रोडन ने थे। उन्होंने बताया कि वन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोनेंट्स ऑफ डॉक्ट्रिन हैड इन माइंड द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू ओवरकम इंडिविजुअलिटीज ऑन बोथ द सप्लाई एंड द डिमांड साइड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। कि जो सप्लाई और डेवलपमेंट प्रोसेस है, डिमांड की डिमांड है और सप्लाई है, और डिमांड की डेवलपमेंट प्रोसेस जो साइड है, ठीक है, आपूर्ति विकास प्रक्रिया की मांग पक्षों पर दोनों को दूर करने के लिए जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट होता है उसके पैमाने को ध्यान में रखा है इन्होंने। जो इन्वेस्टमेंट के जो नेसेसरी होता है अपने सप्लाई में और डेवलपमेंट प्रोसेस के जो बहुत साइड्स है डिमांड के, इन दोनों बहुत साइड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना ज़रूरी है उसका स्किल्स का ध्यान रखा है इन्होंने। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, देखो इंडिविजुअलिटीज ऑन द सप्लाई साइड individualities on the supply side refers to the lumpiness of capital, especially social overhead capital, and the fact that only investment is large number of activities simultaneously can exploit the various external economies of scale। जो सप्लाई साइड की जो इंडिविजुअलिटीज़ होती है वो रेफर्स करती है लिम्पिनियंस ऑफ कैपिटल। क्या लिम्पिनियंस मीन्स कोई गांठ होती है इस तरीके की, उसको इस रेफर्स करती है। स्पेशली कौन सी, जो SOC बोली थी, अपन ने बात की थी बिग पुश थ्योरी में, उसमें जो इंडिविजुअलिटीज़ ऑन द सप्लाई है, सप्लाई साइड की जो इंडिविजुअलिटीज़ है वो क्या किसको रेफर करती है, लिम्पिनियंस को, कैपिटल की लिम्पिनियंस को, कौन सी कैपिटल की गांठ को, और जिसमें कि जो सोशल ओवरहेड कैपिटल स्पेशली उसकी, एंड द फैक्ट दैट ओनली इन्वेस्टमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली कैन एक्सप्लॉइट द वेरियस एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये केवल एक साथ बड़ी संख्या में गतिविधियों में निवेश पैमाने की विभिन्न बाहरी अर्थव्यवस्था को शोषण कर सकता है। ये जो फैक्ट है, जो लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती है साइमल्टेनियसली, जो वेरियस एक्सटर्नल इकोनॉमीज स्केल होती है उनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है ये चीज़ें। ठीक है, individualities on the demand side refer to the limitations imposed by the size of the market on the profitability and the economic feasibilities of various productive activity in the private sector। और जो डिमांड साइड की जो इंडिविजुअलिटीज़ है वो रेफर किसको करती है, हमारे इम्पोज साइज द मार्केट की साइज़ की जो लिमिटेशंस है उसको, और प्रॉफिटेबिलिटी को एंड इकोनॉमिक फेजिबिलिटी को, इन सब को ये क्या लिमिटेशंस प्रोवाइड करती है, सीमाएं लगाती है इनका। ठीक है, जो डिमांड साइड इंडिविजुअलिटीज़ है वो क्या करती है, इम्पोज करती है लिमिटेशंस को, साइज ऑफ मार्केट, प्रॉफिट ऑन द साइज मार्केट, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट के साइज़ का बेस पे जो अपनी ये लाभदायिता है उस पर, और 10 इकोनॉमिक्स फेजिबिलिटीज़ और वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है बहुत टाइप की, उनकी इकोनॉमिक फेजिबिलिटी और मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर ये लिमिटेशंस इम्पोज करती है डिमांड साइड फेजिबिलिटी। दस द डॉक्ट्रिन ऑफ BG means balanced growth was originally interpreted
as a large scale expansion of economic activities to overcome divergence between private and social returns. और जो बैलेंस ग्रोथ जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ग्रोथ मीन्स उसका जो सिद्धांत है बैलेंस ग्रोथ का, वो ओरिजिनली इंटरप्रेट करता लार्ज स्केल और एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लार्ज स्केल की जो अपने लार्ज स्केल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न, जो प्राइवेट और सोशल रिटर्न्स के बीच में मतभेद है उसके ऊपर एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लार्ज स्केल पर, जो बैलेंस और ग्रोथ की जो सिद्धांत है वो उसको फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? प्राइवेट और निजी, जो प्राइवेट और सोशल रिटर्न है अपना, उन दोनों के बीच में जो मतभेद है, डाइवर्जेंस है, उनके ऊपर सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उनका लार्ज स्केल पर एक्सपेंशन को इंटरप्रेट करता है अपना बैलेंस ऑफ ग्रोथ जो थ्योरी है वो। ठीक है। नाउ Narkes 1953 has extended the doctrine to refer to the path of economic development and the pattern of investment necessary to keep the different sector of the economy in balance, so that lack of development in one sector does not act as an obstacle to development of others. तो नरकेस है 1953 में ने कहा था कि आर्थिक विकास का जो वे है रास्ता इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इकोनॉमी के जो विभिन्न जो एरियाज़ है उसके संतुलन में रखने के लिए जो आवश्यक निवेश के पैटर्न का उल्लेख करने के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मतलब कि जो नरकेस कहता है कि उसने बोला है कि एक्सटेंड किया था जो डॉक्ट्रिन टू रेफर टू द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो, एंड द पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू कीप द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन बैलेंस। बहुत इकोनॉमी के बहुत सारे जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनके बैलेंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट के और उसमें इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर उनके बैलेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिद्धांत पर फोकस किया है, इसने इसकी बात की है। सो दैट लैक ऑफ डेवलपमेंट की कमी से कोई भी एक सेक्टर, वन सेक्टर डज नॉट एक्ट एन ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट ऑफ अदर। तो ताकि एक कोई क्षेत्र है, एक जो एरिया है, सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट में कमी से दूसरे सेक्टर जो अदर सेक्टर उनके डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आए, ये बात कही है उन्होंने। कौन सी? कि एक सिद्धांत का रेफर दिया था उन्होंने, ऐसा सिद्धांत जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला कि कीप द डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन बैलेंस। जो इन्वेस्टमेंट है वो नेसेसरी ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए अपन को। पैटर्न कैसा होगा इन्वेस्टमेंट का कि इकोनॉमी के जो विभिन्न सेक्टर्स है उनका बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई भी एक सेक्टर का डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है तो अदर जो सेक्टर है उनके डेवलपमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। Narkes consider this strategy the only way to escaping from the vicious circle of poverty of को। ठीक है। तो नरसे है इस जो स्ट्रेटजी थी जो गरीबी का सर्कल के रूप में बचाने का तरीका मानते हैं। कैसे क्या मानते हैं? स्ट्रेटजी मानते हैं, एक जो सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उससे बचने का एक स्ट्रेटजी बताते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आउटपुट इज ऑल सेक्टर टू ग्रो एट द सेम रेट। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एक साथ सेम रेट में हो, बट रेदर इज अकॉर्डेंस विद द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट। लेकिन जो अकॉर्डेंस देखिए बात करें with the income same rate, but rather is accordance with the income elasticity of demand for product, so that supply equal demand at the micro level। तो इन्होंने जब कह दिया है कि गरीब जो है अपना, जो इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई उसको गरीबी को दूर करने बचने का एक तरीका बताया। कौन सा? जो सेक्टर्स है, हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो सबको इक्वल होना चाहिए, सब पे ध्यान रखना चाहिए बराबर, ताकि कोई भी एक सेक्टर में नुकसान हो जाए अगर उसकी ग्रोथ कम हो जाए तो अदर सेक्टर पे नुकसान नहीं आए, अदर सेक्टर पे इसका इफेक्ट ना जाए। तो इस स्ट्रेटजी को क्या गरीबी को मिटाने का एक वो मानते थे, वो स्ट्रेटजी मानते थे।
लेकिन उसने कहा कि सभी क्षेत्रों का उत्पादन एक ही दर से हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि लेकिन उन्होंने कहा उत्पादों की मांग की आय लोच के अनुसार होना चाहिए। जो रेट होती है वो उत्पादन की जो इनकम इलास्टिसिटी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि माइक्रो स्तर पर जो मांग के बराबर हो, क्योंकि जो मांग माइक्रो लेवल पर जो डिमांड सप्लाई दो है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट है वो सप्लाई और इक्वल होनी चाहिए डिमांड के माइक्रो लेवल पर। ठीक है, जो इनकम की इलास्टिसिटी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो माइक्रो लेवल पर इक्वल होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दिस impulse equilibrium in the market for each commodity as also absence of shortage and bottleneck of any type. He does not consider expansion of export promising because the price elasticity of demand for the LDCs predominantly primary exports is the less than 1, thus reducing export earning with increasing volume other think being equal। तो उन्होंने कहा था उन्होंने कंसिडर किया फिर बाद में इसका जो इक्विलिब्रियम है, तो उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम होना चाहिए माइक्रो लेवल पर, डिमांड और सप्लाई है, इनकम की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो माइक्रो की उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होनी चाहिए माइक्रो लेवल पर। तो इसका इक्विलिब्रियम का इन्होंने मतलब बताया कि किसी भी इक्विलिब्रियम की वजह से मार्केट में जो बैलेंस है उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज एंड बोटलनेक ऑफ एनी टाइप। मार्केट में बस कमोडिटीज़ की कोई भी अगर किसी तरह का एब्सेंस है, शॉर्टेज, तो उसमें मार्केट में किसी तरीके की अपन को अड़चनें नहीं आएंगी। साथ में उन्होंने बोला ही डज नॉट कंसिडर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोसिंग, साथ में उन्होंने ये इसको एक्सपोर्ट को एक्सपेंशन के उस पर विचार नहीं किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो प्राइमरी एक्सपोर्ट होता है, जो प्राथमिक निर्यात है, उसकी जो मांग की लोच है, डिमांड है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो एक से कम होती है। इस वजह से इन्होंने बोला कि उसके निर्यात के एक्सपेंशन के पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। तो इस वजह से 10 रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट अर्निंग विद इंक्रीज वॉल्यूम अदर, तो एक्सपोर्ट रीडिंग होने के साथ साथ में इंक्रीज वॉल्यूम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो एक्सपोर्ट के रिड्यूस होने से जो अर्निंग हो है वो विद इंक्रीज वॉल्यूम अदर थिंग्स भी इक्वल, जो निर्यात के वो अपन ने निर्यात बढ़ी हुई मात्रा के साथ निर्यात आय को कम करना, अन्य चीज़ें समान होंगी इस तरीके से। तो जो अपने नरसे ने बताया कि जो अपन की जब डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक सेक्टर में सेम इन्वेस्टमेंट है, सब एक सेम, अगर सबका हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हर एक सेक्टर पर सबका इक्वल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी कोई सेक्टर में इफेक्ट आता है, कोई भी अगर उसकी ग्रोथ कम रहती है तो अदर सेक्टर इससे प्रभावित ना हो। और उनकी साथ में इन्होंने बोला पॉवर्टी को कम करने की स्ट्रेटजी बताई है। साथ में इन्होंने बोला कि माइक्रो लेवल पर डिमांड और सप्लाई है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो इक्वल होनी चाहिए। साथ में इन्होंने बोला कि जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इस पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ज़रूरी नहीं है, तो उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये अपन ने डिस्कस किए, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे और टर्म बैलेंस ग्रोथ के, इस पर डिस्कस किया। आगे इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।